सिंड्रेला जीन, मां का प्रेम एक जैविक सच। द सिंड्रेला जीन, द बायोलॉजिकल ट्रूथ ऑफ मदर्स लव। भाग 1, प्रेम का क्रूर गणित, द क्रूएल मैथ ऑफ लव। अगर मैं आपसे कहूं कि मानव अनुभव का सबसे पवित्र बंधन एक मां का अपने बच्चे के लिए प्यार वैसा नहीं है जैसा आपको बताया गया है, क्या आप मानेंगे कि निस्वार्थता और त्याग के इस आवरण के नीचे एक ठंडी विकासवादी मशीनरी काम करती है, जो अंधेरे में गणित से भरे और अक्सर क्रूर चुनाव करती है? ये कोई आरामदायक विषय नहीं है। ये मानव स्वभाव की सबसे काली गुफा है। ये वो जगह है जहां शिक्षाविदों ने कदम रखने से भी डर महसूस किया, क्योंकि ये सच हमारे समाज की नींव के लिए बहुत विनाशकारी था। अगले कुछ पलों में आपका सामना एक दबी हुई जैविक वास्तविकता से होगा। एक ऐसी वास्तविकता जो सब कुछ समझाती है कि कैसे कुछ बच्चों को दूसरों की तुलना में अधिक प्यार मिलता है और कैसे ये छिपा हुआ आघात, ट्रॉमा पीढ़ियों तक पुरुषों के जीवन को आकार देता है। ये कहानी है सिंड्रेला जीन की, और क्यों हमारे सामूहिक विवेक के रक्षकों ने इसे दफन कर दिया। 9वीं सदी की स्कैंडिनेवियाई रात, अ नाइट इन 9th सेंचुरी स्कैंडिनेविया। आइए हम अपनी यात्रा किसी प्रयोगशाला से नहीं, बल्कि 9वीं शताब्दी के स्कैंडिनेविया की बर्फीली घाटियों से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक वाइकिंग लॉन्ग हाउस, भयंकर ठंड के सामने गर्मी का एक किला, अंदर एक महिला जिसे हम एस्ट्रेड कहेंगे, आग जला रही है। उसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा ब्यॉर्न 14 साल का, मजबूत और बलिष्ठ। वो पहले से ही अपने प्रसिद्ध योद्धा पिता जैसा दिखता है। बीच वाला केटल 10 साल का है, हाथों का चालाक पर दुबला पतला, अक्सर अपने विचारों में खोया रहता है। सबसे छोटा एरिक सिर्फ 6 साल का है, जन्म से ही कमजोर। उसकी छाती में एक खांसी हमेशा बनी रहती है। सर्दियां लंबी रही है और खाने का भंडार गंभीर रूप से कम हो गया है। वसंत आने तक केवल 2 बेटों को जिंदा रखने लायक खाना बचा है, 3 के लिए नहीं। एक रात एक फैसला लिया जाता है, एक ऐसा फैसला जिसके बारे में फिर कभी बात नहीं होती। सुबह छोटा एरिक गायब है। परिवार की कहानी ये बनती है कि वो जंगल की आत्माओं के बहकावे में आकर बर्फ में भटक गया, लेकिन एस्ट्रेड के दिल में एक शांत भयानक ज्ञान जड़ जमा लेता है। उसने एक चुनाव किया था। उसने अपने संसाधन उन बच्चों पर लगाए थे जिनके जीवित रहने, सफल होने और वंश को आगे बढ़ाने की संभावना सबसे ज्यादा थी। ब्यॉर्न मजबूत वारिस, केटल चतुर कारीगर, एरिक बीमार बच्चा, एक आनुवंशिक गतिरोध, जेनेटिक डेड एंड था। उसका नुकसान भले ही दर्दनाक था, पर उसके खून की रेखा के अस्तित्व के लिए एक रणनीतिक बलिदान था। ट्राइवविलार्ड परिकल्पना, द ट्राइवसविलार्ड हाइपोथेसिस, ये किसी राक्षसी बुराई की कहानी नहीं है। ये ट्राइवविलार्ड परिकल्पना, ट्राइवसविलार्ड हाइपोथेसिस का एक कठोर उदाहरण है। ये परिकल्पना कहती है कि माता पिता, खासकर माएं, अनजाने में उस संतान पर अपना निवेश करेंगी जो सबसे अधिक प्रजन लाभ देगी। कमी की दुनिया में प्यार एक बजट बन जाता है और स्नेह एक ऐसी करेंसी है जिसे केवल उन पर खर्च किया जाता है जो सबसे अधिक आनुवंशिक लाभांश का वादा करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है सिंड्रेला जीन। ये कोई एक जीन नहीं है, बल्कि गहरी विकासवादी प्रेरणाओं का एक सेट है जो मां के व्यवहार को आनुवंशिक विरासत के क्रूर अनुकूलन की ओर ले जाता है। पशु साम्राज्य में भी हम इसकी छाया को स्पष्ट रूप से देखते हैं। एक मादा भालू कई शावकों को जन्म देती है। यदि एक शावक काफी कमजोर या छोटा है तो वो कभी कभी उसे छोड़ देती है या यहां तक कि खा भी लेती है। क्यों? ताकि अपने कीमती दूध और ऊर्जा को मजबूत शावकों की ओर मोड़ सके। ये द्वेष से नहीं किया जाता, बल्कि प्राकृतिक चयन के शुद्ध, पलक न झपकने वाले तर्क से किया जाता है। उसका लक्ष्य हर शावक को पालना नहीं है, बल्कि सफल शावकों को पालना है। हम सदियों से मानव मातृत्व की जटिल
अक्सर काली वास्तविकता पर पवित्र निस्वार्थ देवत्व का एक पर्दा डालते आए हैं। हमने आदर्श मां का मिथक रचा ताकि समाज को एक साथ रखा जा सके, क्योंकि इस सच्चाई को स्वीकार करना कि उसे चलाने वाला इंजन एक कंडीशनल और गणना करने वाला इंजन है, बहुत डरावना था। सत्य को क्यों दबाया गया? Why the truth was suppressed? इस सच्चाई का दमन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। जैसे जैसे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र मानव व्यवहार को समझने के प्रमुख लेंस बने, एक शक्तिशाली कहानी ने जगह ले ली कि पालन पोषण, नर्चर ही सब कुछ है, कि प्रकृति एक द्वितीयक शक्ति थी और एक सर्वप्रेमी सर्वपोषक मां के आदर्श से कोई भी विचलन केवल एक रोग संबंधी विचलन था, उसकी अपनी गलती या व्यक्तिगत विफलता का परिणाम। यह सुझाव देना कि मां का प्यार बिना शर्त, अनकंडीशनल से कम कुछ भी था, न केवल वैज्ञानिक विधर्म था बल्कि नैतिक अपराध भी था। विकासवादी मनोविज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों ने, जिन्होंने ये सुझाव देने का साहस किया कि ये प्राचीन डार्विनियन एल्गोरिदम अभी भी आधुनिक मानव मन में काम कर रहे हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया, उपहास किया गया और धन देना बंद कर दिया गया। उनके निष्कर्ष बहुत विघटनकारी थे, एक ऐसे अकादमिक जगत के लिए बहुत काले थे जो मानवता के खालिसलेट सामाजिक रूप से निर्मित दृष्टिकोण में तेजी से निवेश कर रहा था। आधिकारिक कथा के रखवालों ने इन असहज डेटा को दबा दिया। अप्रकाशित पांडुलिपियों, अस्वीकृत अनुदान प्रस्तावों और बर्बाद किए गए करियर की गहरी कब्रों में उन्हें लगा कि इसे मनगढ़ंत विज्ञान, स्यूडो साइंस कहना आसान था, बजाय इसके कि इसके भयानक प्रभावों का सामना किया जाए। प्रदर्शन का जाल, मार्क की कहानी, द परफॉर्मेंस ट्रैप, मार्क स्टोरी। लेकिन डेटा गायब नहीं होता, ये लाखों पुरुषों के जिए हुए अनुभवों में प्रकट होता है, अक्सर एक शांत आजीवन भ्रम के रूप में। मार्क की कहानी पर विचार करें, जो अब 40 की उम्र में है। वो एक सफल छोटा व्यवसाय चलाता है, शादीशुदा है और बाहर से उसका जीवन पूरी तरह से सामान्य दिखता है, लेकिन वो एक ऐसा घाव लिए फिरता है जो कभी ठीक नहीं हुआ। वो 10 साल की उम्र में एक क्षेत्रीय स्पेलिंग बी में भाग लेने की घटना को स्पष्ट रूप से याद करता है। उसका बड़ा भाई स्टार एथलीट था, करिश्माई, जिसे उनके माता पिता का ध्यान आसानी से मिल जाता था। मार्क किताबी और अंतर्मुखी होने के नाते स्पेलिंग बी को अपनी मां से बिना मिलावट वाला गौरव पाने का अपना क्षण मानता था। वो महीनों तक पढ़ता रहा। वो फाइनल राउंड में पहुंच गया और जब वो उस स्टेज पर खड़ा था, जीत और उसके बीच अंतिम शब्द था काइमेरा। उसने उसे पूरी तरह से सही स्पेल किया। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। उसने भीड़ में उसका चेहरा खोजा, उसकी मुस्कान, उसकी स्वीकृति, और उसने उसे देखा। वो दूर मुड़ी हुई थी, अपने फोन पर ध्यान से फुसफुसा रही थी, अपने भाई को सौकर प्रैक्टिस से लेने का इंतजाम कर रही थी। उसने पूरा पल मिस कर दिया। उसने उसकी जीत मिस कर दी। मार्क के लिए वो क्षण जीवन भर की उस भावना को क्रिस्टलीकृत कर गया कि वो अपने परिवार के वाइकिंग लॉन्ग हाउस में केटल या यहां तक कि एरिक था। उसकी मां का निवेश कहीं और था, उस भाई की ओर निर्देशित, जो उसकी अवचेतन गणना में उसके जीनों के लिए एक अधिक सामाजिक रूप से व्यवहार्य, अधिक प्रजन रूप से आशाजनक वाहन का प्रतिनिधित्व करता था। मार्क की बौद्धिक सफलता एक फुटनोट थी। उसके भाई का सामाजिक और एथलेटिक पराक्रम मुख्य पाठ था। ये आधुनिक मातृ ध्यान की सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में सिंड्रेला जीन का कार्य है। भाग 2, प्रॉक्सी का भूत, दी गोस्ट ऑफ दी प्रॉक्सी। सिंड्रेला जीन का रहस्योद्घाटन एक भूकंपीय झटका जैसा महसूस होता है, जो प्यार और परिवार के बारे में आपके विचार की नींव को तोड़ देता है। लेकिन इसके आफ्टरशॉक्स का एहसास होना धीमा और भयानक होता है। मातृ निवेश का अवचेतन गणित बचपन के घर तक सीमित नहीं रहता। ये एक भूत है जो एक आदमी का पीछा करता है, हर बोर्डरूम में, हर सामाजिक सभा में
और सबसे विनाशकारी रूप से उसके हर अंतरंग रिश्ते में एक शांत साथी होता है। प्रदर्शन का जाल, दी परफॉर्मेंस ट्रैप, जिसके बारे में हमने बात की थी, वो सत्यापन के लिए अंतहीन प्रयास जो हमेशा सशर्त रहता है। केवल घाव की पहली परत है। गहरी, अधिक कपटी परत ये एहसास है कि आप अक्सर अपनी प्रेम कहानी के नायक नहीं होते हैं। आप एक स्टैंड इन, एक आनुवंशिक प्रॉक्सी होते हैं जो आपकी मां के अनसुलझे संघर्षों द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते हैं। आप एक ऐसे युद्ध से ग्रस्त जीवन जी रहे हैं जिसे आपने कभी लड़ा ही नहीं। आपको एक ऐसी जीत हासिल करने का काम सौंपा गया है जो कभी आपकी नहीं थी। मां की प्रोजेक्शन की यातना, दी टॉर्मेंट ऑफ दी मदर्स प्रोजेक्शन। एक मां अपने बेटे को कोरी स्लेट के साथ नहीं देखती, वो उसे एक प्रिज्म के माध्यम से देखती है जिसे उसके अपने पिता, उसके भाइयों और उस पुरुष के साथ उसके रिश्ते से गढ़ा गया है जिसे उसने अपने बच्चों का पिता चुना था। उसका बेटा एक जीवित कैनवास बन जाता है जिस पर वो अपने अनसुलझे आघातों, अपनी जीत, अपनी निराशाओं और अपनी गहरी, अक्सर अनजानी मिलन प्राथमिकताओं को प्रोजेक्ट करती है। डेनियल की कहानी पर विचार करें। उसकी मां एक ऐसे पिता के साथ बड़ी हुई जो एक शानदार लेकिन अस्थिर जैज संगीतकार था, करिश्माई, रचनात्मक और पूरी तरह से अविश्वसनीय। वो अपनी जिंदगी में उत्तेजना और टूटे वादों के बवंडर में आता और जाता था। उसने कसम खाई थी कि वो कभी ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी। उसने डेनियल के पिता से शादी की जो एक स्थिर, भरोसेमंद लेकिन भावनात्मक रूप से दूर रहने वाला अकाउंटेंट था। उसने सुरक्षित चुनाव किया था, एक विश्वसनीय प्रदाता के लिए आनुवंशिक रूप से समझदारी भरा चुनाव। लेकिन उसके अपने पिता की करिश्माई, अप्रत्याशित ऊर्जा के प्रति उसका अनसुलझा आकर्षण गायब नहीं हुआ। ये दबा दिया गया और फिर उसे एक बेटा हुआ। डेनियल ने अपने शुरुआती वर्षों से ही एक प्राकृतिक कलात्मक फ्लेयर दिखाया, एक संवेदनशीलता, एक करिश्मा जिसने उसे उसके पिता की याद दिला दी। अनजाने में उसने उसे आकार देना शुरू कर दिया। उसने उसके गणित के होमवर्क के लिए जो उत्साह कभी नहीं दिखाया, वो उसके कलात्मक प्रयासों के लिए दिखाती थी। वो उसे कहती थी, तुम इतने खास हो, दूसरे लड़कों से इतने अलग। उसकी आंखों में प्रशंसा और चेतावनी दोनों की झलक होती थी। डेनियल ये महसूस करते हुए कि ये उसकी मां के प्यार की कुंजी है, उसी ओर झुक गया। वो कलाकार, संवेदनशील आत्मा बन गया। लेकिन ऐसा करने में वो अनजाने में उसके पिता की भूमिका में ढल गया। वो आनुवंशिक प्रॉक्सी, जेनेटिक प्रॉक्सी बन गया उस आदमी के लिए जिसने उसका दिल तोड़ा था। अब वो एक लूप में फंसा हुआ है जहां वो आकर्षक कलाकार भी है और निराशाजनक विफलता भी। वो कभी समझ ही नहीं पाता कि उसे हमेशा किसी और के लिए लिखी गई भूमिका क्यों महसूस होती है। सकारात्मक प्रॉक्सी की तानाशाही, दी टिरनी ऑफ दी पॉजिटिव प्रॉक्सी। ये घटना मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के काम से भी क्रूरता से उजागर होती है, विशेष रूप से उनकी एनिमस की अवधारणा। एनिमस एक महिला के मानस, साइक के भीतर की अवचेतन मर्दाना छवि है। एक बेटे के लिए अपनी मां के सकारात्मक एनिमस आदर्श, वीर आकृति के लिए प्रॉक्सी बनना उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना नकारात्मक प्रॉक्सी बनना। थॉमस का उदाहरण ले, जिसे उसके पिता ने 2 साल की उम्र में छोड़ दिया था। उसने कभी दोबारा शादी नहीं की। इसके बजाय उसने अपने सभी विफल रोमांटिक और वीर आदर्शों को अपने बेटे में उड़ेल दिया। वो सिर्फ उसका बेटा नहीं था, वो उसका छोटा आदमी, उसका चमकता हुआ कवच था। वो उसे कहती थी, तुम बहुत मजबूत बनोगे, तुम उससे बेहतर बनोगे। उसका प्यार एक निराशाजनक, कुचलने वाली अपेक्षा के साथ जुड़ा हुआ था। थॉमस को उसकी बचपन की कमजोरियों के लिए प्यार नहीं मिला, उसे उस आदमी के संभावित रूप के लिए प्यार मिला जो उसका पिता बनने में विफल रहा था। वो उद्धारकर्ता, सेवियर के लिए प्रॉक्सी बन गया।
वो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बन गया, एक अथक ओवरअचीवर, अपने जीवन में हर किसी के लिए एक चट्टान। लेकिन अंदर से वो खोखला था। उस ताकत के स्तंभ के बाहर उसकी कोई पहचान नहीं थी। जब उसे एक विनाशकारी व्यावसायिक विफलता हुई, एक मानवीय कमजोरी का क्षण, तो वो खुद को अपनी मां को बताने के लिए तैयार नहीं कर सका। शर्म असहनीय थी, क्योंकि वो सिर्फ खुद को विफल नहीं कर रहा था, वो उसकी मोक्ष की कहानी को विफल कर रहा था। वो अपने जैविक पिता को सही साबित कर रहा था। ये सकारात्मक प्रॉक्सी की तानाशाही है। आपको इस बात के लिए प्यार नहीं किया जाता कि आप कौन हैं, बल्कि उस भूत के लिए जिसे आप पुनर्जीवित करने के लिए मजबूर है। इमोशनल एपिजेनेटिक्स, इमोशनल एपिजेनेटिक्स, इस आघात के हस्तांतरण का समर्थन करने वाला डेटा केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये अब एपिजेनेटिक भी है। एपिजेनेटिक्स के उभरते हुए क्षेत्र ने खुलासा किया है कि आघात को जैविक रूप से विरासत में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, होलोकॉस्ट से बचे लोगों के बच्चों और पोते पोतियों में बदली हुई तनाव प्रतिक्रिया प्रोफाइल देखी गई है। लेकिन संचरण की प्रक्रिया गहन रूप से मैटरनल होती है। गर्भावस्था और शुरुआती बचपन के दौरान मां की भावनात्मक और शारीरिक स्थिति, जो उसके अपने अनसुलझे आघात से आकार लेती है, शिशु के विकासशील तंत्रिका तंत्र को सचमुच प्रोग्राम कर सकती है। एक मां जो अपने इतिहास के कारण लगातार कमस्तर की चिंता या अति सतर्कता की स्थिति में रहती है, वो उसी शारीरिक सेटिंग को अपने बेटे को दे देती है। वो अपनी मां के अधूरे युद्ध के लिए पहले से ही तारों से जुड़ा हुआ दुनिया में प्रवेश करता है। उसका बेसलाइन कोर्टिसोल स्तर अधिक होता है, उसका अमिगडाला खतरे के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। वो एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में अपनी मां के युद्ध क्षेत्र में पैदा होता है। जैविक मनोरोग में प्रकाशित एक अध्ययन में PTSD वाली माताओं के बच्चों का अनुसरण किया गया और डर और चिंता के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों में अलग अलग न्यूरोलॉजिकल अंतर पाए गए। बेटा अपनी मां के दर्द का एक जीवित स्मारक बन जाता है, एक ऐसा तंत्रिका तंत्र लिए हुए जो पूरी तरह से उसका अपना नहीं है। वो अपना जीवन छायाओं पर प्रतिक्रिया करने में बिताता है, एक आसन्न कयामत की भावना महसूस करता है जिसे वो कभी समझा नहीं सकता। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसे वो देख नहीं सकता। प्रेम जीवन में प्रॉक्सीज इन लव लाइफ, ये हमें इस गतिशीलता की सबसे दर्दनाक और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक ले जाता है। आपका प्रेम जीवन एक महिला को क्या वांछनीय, उत्तेजक और सुरक्षित लगता है, इसका टेम्पलेट उसके पिता के साथ उसके रिश्ते की भट्टी में गढ़ा जाता है। और एक पुरुष के रूप में आपको लगभग हमेशा इस छिपे हुए टेम्पलेट के विरुद्ध मापा जा रहा है। आप सिर्फ आप नहीं हैं, आप उसके जीवन में प्राथमिक पुरुष की भूमिका के लिए आवेदन करने वाले एक उम्मीदवार है। और सबसे प्रभावशाली इंटरव्यूअर उसके पिता का भूत है। यही साथी चयन कॉपी, मेड सिलेक्शन कॉपीइंग और यौन मुद्रांकन, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग की अवधारणा का मूल है। महिलाएं अपने पिता के प्रमुख मर्दाना लक्षणों को दर्शाने वाले भागीदारों को चुनने की अत्यधिक संभावना रखती है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर उसके पिता एक प्रभावी उच्च स्थिति वाले व्यक्ति थे, तो वो प्रभावी उच्च स्थिति वाले पुरुषों की ओर आकर्षित होगी। अगर उसके पिता अनुपस्थित थे, तो वो अनुपस्थित पुरुषों की ओर आकर्षित हो सकती है। एक अलग परिणाम प्राप्त करने के व्यर्थ प्रयास में परित्याग के परिचित नाटक को दोहराते हुए, जो आदमी इस अखाड़े में कदम रखता है, वो एक निष्पक्ष लड़ाई में प्रवेश नहीं कर रहा है। वो एक ऐसे मंच पर कदम रख रहा है जहां नाटक पहले ही लिखा जा चुका है और उसे इस बात के लिए आका जा रहा है कि वो एक पूर्व मौजूद भूमिका में कितना फिट बैठता है। यही कारण है कि एक आदमी सब कुछ सही कर सकता है, दयालु, भरोसेमंद, सफल हो सकता है, और फिर भी उसे एक ऐसे आदमी के लिए छोड़ दिया जाता है जो उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी उसके मानस पर मुद्रित जटिल, शायद जहरीली मर्दाना ब्लूप्रिंट को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। आपको आपके लिए अस्वीकार नहीं किया जा रहा है,
आपको उसकी प्रॉक्सी को सटीक रूप से मूर्त रूप देने में विफल रहने के लिए अस्वीकार किया जा रहा है। आपका दिल टूटना उसकी अपनी पैतृक रिश्ते को सुलझाने की अवचेतन खोज में एक संपार्श्विक क्षति है। रानी एलिजाबेथ आई का मामला, द केस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ आई। आइए एक ऐतिहासिक केस स्टडी की जांच करें जो इस क्रूर गतिशीलता को उजागर करती है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के दरबार पर विचार करें। वर्जिन क्वीन, उसके पिता हेनरी VIII के साथ उसका रिश्ता उसके जीवन का परिभाषित आघात था। हेनरी ने एलिजाबेथ जब सिर्फ 2.5 साल की थी तब उसकी मां एनी बोलेन का सिर कलम करवा दिया था। बाद में उसने एलिजाबेथ को नाजायज घोषित कर दिया। उसका पिता सचमुच एक भयानक सर्वशक्तिमान व्यक्ति था जो परम अनुग्रह प्रदान कर सकता था और परम विनाश भी कर सकता था। इसने मिलन और शक्ति के प्रति एलिजाबेथ के पूरे दृष्टिकोण को कैसे आकार दिया? उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसने खुद को पुरुष दरबारियों से घेर लिया और उनके प्रति उसका व्यवहार उसके पिता के उसके प्रति व्यवहार की एक आदर्श प्रतिकृति थी। वो रॉबर्ट डडली जैसे एक आदमी को अनुग्रह की चक्करदार ऊंचाइयों तक बढ़ाती थी। वो उसे ध्यान, धन और सत्ता के करीब लाती थी। लेकिन जिस क्षण उसने उस अनुग्रह पर अधिकार जताया, जिस क्षण उसने पति या राजा की तरह उसे या उसके सिंहासन को एक अधिकार के रूप में दावा करने की कोशिश की, वो क्रूरता से उसे काट देती थी, उस विनाश को दर्शाते हुए जिसका अनुभव उसने अपने पिता से किया था। ये पुरुष अपने गुणों के लिए नहीं जिए और मरे, बल्कि रानी के अनसुलझे पैतृक नाटक में कितनी अच्छी तरह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, इसके लिए जिए। पुरुष का मोक्ष, दी मेल लिबरेशन। तो ये हमें कहाँ छोड़ता है? एक गणना करने वाली मां और पैतृक प्रॉक्सी की तलाश करने वाली महिलाओं के डेटिंग पूल के बीच फंसे हुए क्या प्रामाणिक संबंध के लिए कोई उम्मीद है? एक ऐसे प्यार के लिए जो आपके लिए है, न कि उस भूत के लिए जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं? जवाब एक जोरदार लेकिन मुश्किल हाँ। आगे का रास्ता माताओं या महिलाओं को दोष देना नहीं है। वे ज्यादातर इन गहरी जैविक और मनोवैज्ञानिक अनिवार्यताओं के अचेतन एजेंट हैं। उन्हें दोष देना उतना ही व्यर्थ है जितना कि किसी तूफान को मौसम विज्ञान के नियमों का पालन करने के लिए दोष देना। आगे का रास्ता वो हासिल करना है जिसे जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने सेल्ब्सटुबरविंदुंग कहा था, आत्म अधिगमन, सेल्फ ओवरकमिंग। ये इस अंधेरी खाई में घूरने से उत्पन्न होने वाली परम प्रेरणा है। मुक्ति की यात्रा सबसे दर्दनाक और सबसे आवश्यक कदम से शुरू होती है। मातृ मैट्रिक्स से सचेत रूप से संबंध विच्छेद, कॉन्शियस अनकपलिंग फ्रॉम दी मैटरनल मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अपने जीवन का ऑडिट करने का पीड़ादायक काम करना, यह पहचानना कि आपकी इच्छाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी असुरक्षाएं वास्तव में आपकी अपनी नहीं है, बल्कि प्यार कमाने के लिए डिजाइन की गई प्रोग्राम प्रतिक्रियाएं हैं जो हमेशा सशर्त था। आपको उस मां के लिए शोक मनाना होगा जो आपको कभी नहीं मिली, वो पौराणिक बिना शर्त प्यार करने वाली आकृति, ताकि आप वास्तविक मानव, जैविक रूप से संचालित महिला को स्वीकार कर सकें जो आपके पास है। ये एक प्रेत के लिए आयोजित किया गया अंतिम संस्कार है। दूसरा कदम है प्रॉक्सी की श्रृंखला को तोड़ना। आपको यह पता लगाना सीखना होगा कि आपको कब एक प्रॉक्सी के रूप में कास्ट किया जा रहा है। संकेत वह है, अगर कोई महिला अपने पिता के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, अगर वो आपके पास मौजूद एक विशिष्ट संकीर्ण विशेषता पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है, अगर आपको एक व्यक्ति से ज्यादा एक प्रतीक जैसा महसूस होता है, आपके पास खुद को जानने का साहस होना चाहिए। आपको खुद को अपनी मां के लिए प्रॉक्सी बनने के लिए एक महिला की तलाश बंद करनी होगी, ताकि उसके बिना शर्त प्यार से आपके मातृ घावों को ठीक किया जा सके। ये एक ऐसा बोझ है जिसे कोई महिला नहीं उठा सकती। आपको अपने स्वयं के सत्यापन का स्रोत बनना होगा। आपको एक ऐसी पहचान बनानी होगी जो इतनी ठोस, इतनी आत्म परिभाषित हो कि जब सशर्त प्यार की हवाएं चले तो आप खड़े रहें।
आप अब वाइकिंग बेटे नहीं हैं जो लॉन गाउस की मेज से एक मांस का टुकड़ा पाने की उम्मीद कर रहे हैं। आप अपनी खुद की फसल के मालिक हैं। ये इस अंधेरे ज्ञान को सहने का अंतिम और सबसे गहरा लाभ है। ये निराशावाद के लिए नुस्खा नहीं है, बल्कि केवल उसी प्यार के लिए एक रोड मैप है जो वास्तविक है। वो प्यार जो चुना हुआ, सचेत और अतीत के भूतों से मुक्त है। सिंड्रेला जीन ने आपके जीवन का पहला ड्राफ्ट लिखा होगा, लेकिन सचेत साहस के माध्यम से आप कलम छीन सकते हैं और अंतिम अध्याय खुद लिख सकते हैं। युद्ध समाप्त हो गया है अगर आप उन हथियारों को छोड़ना चुनते हैं जिन्हें आप पकड़े हुए पैदा हुए थे।